Assalamualaikum students. उस्मान रफ़ीक HOD मैथ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस टिस्का। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमने मैथ के चैप्टर नंबर 2 को शुरू किया था जिसके अंदर था सेट फंक्शन एंड ग्रुप्स। उसके अंदर कुछ डेफिनेशन हम डिस्कस करना चाहते हैं जिसमें सबसे पहले है टर्म लॉजिक। द टर्म लॉजिक केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स लोगोस, ग्रीक लेटर है लोगोस, विच मीन्स इज ट्रांसलेट एज, जिसके मीनिंग को कुछ इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है दैट इज अ सेंटेंस, अ रूल या रीजन। किसी चीज़ के बारे में कोई रीज़न देना, ये रूल या कोई सेंटेंस है। लॉजिक इज अ वे ऑफ थिंकिंग, is a way of thinking about something that seems correct and reasonable। वो किसी भी चीज़ के बारे में ऐसी सोच है जो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और उसके बारे में कोई रीज़न होनी चाहिए that are correct or false। अरिस्टोटल द फादर ऑफ लॉजिक, अरिस्टो जो है वो फादर ऑफ लॉजिक है। उसने सबसे पहले लॉजिक को डेवलप किया। क्या कहते हैं, वाज द फर्स्ट थिंकर हु डेवलप अ लॉजिक सिस्टम, जिसने सबसे पहले लॉजिक के बारे में थिंकिंग डेवलप की। उसके बाद एक टर्म आती है इंडक्शन की। इंडक्शन क्या होती है? कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन आर लिमिटेड। कंक्लूजन मतलब कि हम कोई ऐसी चीज़ के बारे में अपने माइंड में चीज़ें या स्केच बना लेते हैं या नतीजा खास ऐसे कर लेते हैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, मेरे अपने मुताबिक ये चीज़ ऐसी है तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे होते हैं, किसी से हम कनेक्ट नहीं करते, कोई एक दोस्त से पूछ लेते हैं। अनलिमिटेड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इंडक्शन। इसके बारे में रिमार्क है, इंडक्शन मीन मेकिंग एन इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बनाना, गैस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, गैस करके सोच के मुताबिक अपने मुताबिक डैट यू हैव, जो हमारे अपने गैस है उसके मुताबिक किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। इट माइट बी राइट, ये मे भी ठीक हो, बट डज नॉट मीन इट इज़ राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक ही है, तो वो रॉन्ग भी हो सकती है क्योंकि वो हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन, वो इंडक्शन होती है। इंडक्शन के बारे में डाउटफुल इंफॉर्मेशन हम ऐसे कह सकते हैं, वो डाउटफुल होते हैं, डैट्स आर ट्रू आर फॉल्स, ट्रू भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। डिडक्शन, कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ वेल नाउन फैक्ट्स, जिनके बारे में बाकायदा असलियत पर मुबनी, हकीकत पर मुबनी होनी चाहिए, ये फैक्ट्स होने चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, इज कॉल्ड डिडक्शन। फॉर एग्जांपल, अक्यूट एंगल आर लेस देन 90, 90 से छोटे जितने भी एंगल्स हैं हम उसको अक्यूट एंगल कहते हैं। ये तो बेसिक वेल डिफाइंड हो गया, वेल नाउन हो गया कि 90 से छोटे हमारे पास अक्यूट एंगल है। दिस एंगल इज 40, अगर मैं 40 की बात करूं सो इट मस्ट बी अक्यूट, क्योंकि ये 90 से छोटा है इसलिए ये अक्यूट ही होगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है 40 के बारे में, अक्यूट है कि नहीं, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज है, क्या है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये 90 से छोटा है इसलिए मस्ट बी अक्यूट। अब कोई भी किसी को हम दिखाएंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये डिडक्शन होगी। डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम जनरल टू कंक्लूजन, जनरलाइज टू कंक्लूजन, तो ये आम सी बात से उसका नतीजा अखज़ कर लेना, जनरल टर्म होती है उससे कंक्लूजन बनाना। इफ़ दे आर एक्यूरेट, अगर वो ठीक है, देन द कंक्लूजन स्टैंड टू बी साउंड एंड एक्यूरेट, तो वो बिल्कुल फिर ठीक ही होगी। अगर वो फॉल्स है तो फिर इसका मतलब वो फॉल्स ही होगी, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती, उसके अंदर डाउट नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है जी पास्टुलेट। पास्टुलेट क्या है? ए स्टेटमेंट विच इज बिलीव टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, किसी भी प्रूफ के बगैर हम कह दें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, इज कॉल्ड पास्टुलेट। तो बगैर किसी प्रूफ के हम स्टेटमेंट को ट्रू कर दें तो वो पास्टुलेट होता है। पास्टुलेट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, पास्टुलेट क्या है, एक सही स्टेटमेंट होती है, विच डज नॉट रिक्वायर टू प्रूव, उसको हम प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक, इसके बाद दो तरह के लॉजिक आ जाते हैं, अरिस्टोटेलियन, नॉन अरिस्टोटेलियन। जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि अरिस्टोटल ने सबसे पहले लॉजिक को डेवलप किया, तो उसी बेस पे उसने अपने नाम से इसको लॉजिक को नाम दे दिया अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अरिस्टो क्या कहता था? डिडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव मतलब कि ऐसे लॉजिक जिनके बारे में डाउट ना हो,
इन विच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स, क्यों कहता है कि तो हर किस्म की स्टेटमेंट ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है, बट देयर इज नो थर्ड ऑप्शन इज कॉल्ड अरिस्टोटेलियन लॉजिक। इनके बारे में और कोई ऑप्शन नहीं होगी, दैट्स कॉल्ड अरिस्टोटेलियन लॉजिक। वाइल लॉजिक हैविंग स्कोप ऑफ थर्ड और मोर ऑप्शन, अगर इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन आ जाती है, तीसरी चौथी पांचवी कोई और ऐसी ऑप्शन आ जाती है और ट्रू के साथ साथ फॉल्स भी हो या कुछ और भी आ सकता है, तो इसको हम कहेंगे नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अब इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास बहुत ज़्यादा टर्म इस्तेमाल होने वाली है वो है प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशन क्या होती है? एनी स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में आप अखज़ कर सकें डेट्स आर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे वो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो कोई भी स्टेटमेंट डेट्स आर ट्रू और फॉल्स इसके बारे में हम अखज़ कर सकें डेट्स आर ट्रू और फॉल्स, डेट्स कॉल्ड अ प्रोपोजिशन। फॉर एग्जांपल अल्लाह इज वन, तो अल्लाह तो एक ही है, इसके बारे में हम कंक्लूजन कर सकते हैं डेट्स आर ट्रू, तो ये एक प्रोपोजिशन है, अल्लाह इज वन इज अ प्रोपोजिशन। सनसेट इन नॉर्थ, तो सनसेट नॉर्थ से नहीं होता, तो दैट फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन के बारे में हम आगाज नहीं कर सकते कि आपने ये सही पूछा है या गलत पूछा है, या इसके बारे में ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इज नॉट अ प्रोपोजिशन। इसके अबाउट हम कोई भी नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, डेट्स आर ट्रू और फॉल्स। प्रोपोजिशन यूजुअली डिनोटेड बाय पी क्यू आर एस, तो इसको पी क्यू आर एस के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्मॉल लेटर के साथ। तो प्रोपोजिशन के ऊपर पी क्यू आर एस, ये जो प्रोपोजिशन होती है इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन है। अब हम उन ऑपरेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। उन ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहला ऑपरेशन है निगेशन। नेगेशन का क्या काम है? नेगेशन ऑफ प्रोपोजिशन मींस टू रिजेक्ट दैट प्रोपोजिशन, वो प्रोपोजिशन को रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट दैट प्रोपोजिशन, जो भी हमारे पास प्रोपोजिशन होती है वो रिजेक्ट कर देता है। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? नेगेशन पी के साथ, ये इस सिंबल के साथ, P इज अ प्रोपोजिशन, उसके साथ ये सिंबल लगा देंगे, इसका मतलब इसकी नेगेशन, इसको रीड कैसे करेंगे? एज नॉट P या नेगेशन P भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, प्रोपोजिशन थी, वो यहाँ तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अरस्तु ने भी यही कहा था। अगर वो ट्रू है तो उसने उसकी नेगेशन कर दी, उसको रिजेक्ट कर दिया, वो ट्रू को वो कर देंगे फॉल्स और फॉल्स को हम क्या कर देंगे? ट्रू। नेगेशन इज यूनरी, यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन क्या होता है? यूनरी मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर, एक प्रोपोजिशन के ऊपर होता है, हम उसको यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। और इसके बाद एक आता है बाइनरी ऑपरेशन, बाई मतलब दो से, तो ये दो से अगर वो किसी दो एलिमेंट्स के ऊपर या दो प्रोपोजिशन के ऊपर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनरी ऑपरेशन है विच कन्वर्ट ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू, वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है, जैसा ये टेबल के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट है जी कंजंक्शन। कंजंक्शन इज ऑब्टेन, कंजंक्शन हम हासिल करते हैं व्हेन टू प्रोपोजिशन आर कनेक्टेड विद द वर्ड एंड। अगर दो प्रोपोजिशन वर्ड एंड के साथ कनेक्टेड है तो हम उसके कहेंगे कंजंक्शन। तो जैसे ही प्रोपोजिशन एक है P और एक है Q, P Q R S कुछ भी हम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो ड्रा किए, एक P और एक Q। P और Q को कनेक्ट किया है इस सिंबल के साथ जिसको हम एंड कहते हैं। तो conjunction is only true when its both components are true, otherwise false। अगर इसके दोनों कंपोनेंट ट्रू है, P और Q ट्रू है, तो आंसर इसका ट्रू ही होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो देखें यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू है तो आंसर फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन इज ऑब्टेन्ड, डिसजंक्शन को हम हासिल कर सकते हैं व्हेन टू प्रोपोजिशन आर कनेक्टेड विद द वर्ड और, अगर और के साथ रिप्रेजेंट कनेक्टेड हो। तो आर तो जैसे इंग्लिश में लिखा है, अगर हम मैथ्स में इसको लिखना चाहेंगे तो ये लाइक का वी, वी की तरह से होता है, इसको हम आर कहते हैं। एक प्रोपोजिशन एक पी और एक क्यू, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया पी और क्यू को आर के साथ। डिसजंक्शन इज ट्रू
ये ट्रू होगी व्हेन P इज ट्रू, या फिर Q इज ट्रू, या बोथ आर ट्रू। P ट्रू हो, Q ट्रू हो, या दोनों ट्रू हो, तो देन आंसर इज द ट्रू। जैसे ये ट्रू ट्रू आंसर ट्रू, एक ट्रू दूसरा फॉल तो आंसर ट्रू, एक फॉल दूसरा ट्रू तो आंसर ट्रू, एक फॉल दोनों फॉल तो आंसर फॉल्स। बोथ आर ट्रू, या P is a true, Q is a true, then answer is a true. Disjunction is only false when both P and Q are false. उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होती है इसको हम पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल। एक कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट थी, जैसे यहाँ पर हमारे पास दो है, एक P और एक Q। इफ P then Q, एक कंपाउंड स्टेटमेंट हम जिसको ऐसे स्टडी करेंगे, P if P then Q। इम्प्लीकेशन को हम कैसे स्टडी करेंगे, if P then Q is called implication or conditional. Conditional is only false, ये तब ही false होती है, कब, when P is true and Q is false, जब पहले वाला इम्प्लीकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो के साथ। इस एरो से जो पहले वाला एलिमेंट है, पहले वाली प्रोपोजिशन है, वो ट्रू होनी चाहिए, और इस एरो के बाद जो भी है, चाहे वो Q है या P है, जो कुछ भी लिखा है, तो वो फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट ओनली फॉल्स, ये तब ही फॉल्स होगी व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज कंडीशनल इज ऑलवेज ट्रू, या फिर इसके बाद ये सारी की सारी क्या होंगी, ट्रू ही होंगी। When P implies Q, जब हम इसको P implies Q कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके अंदर एक MCQ आता है, तो एरो से पहले जो है, जैसे कि ये P है, P इज कॉल्ड एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, और इस एरो के बाद जो है, जो हमने Q के साथ रिप्रेजेंट किया है, इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट या फिर कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंट या फिर कंक्लूजन। ये MCQs अक्सर पूछा जाता है। P is the antecedent or hypothesis and Q is called consequent or conclusion. इसके बाद एक और ऑपरेशन आ जाता है जिसको हम बाई कंडीशनल कहते हैं। बाई कंडीशनल को हम एरो से रिप्रेजेंट किया है, बाई मतलब डबल एरो के साथ, बाई दो को कहते हैं, तो डबल एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट किया लाइक दिस। एक कंपाउंड स्टेटमेंट P is equivalent to Q, इसको हम स्टडी कैसे करेंगे, P equivalent to Q is called equivalence, इसको हम equivalence कहते हैं। Biconditional is often denoted as P implies Q and PQ implies P। शॉर्टली हम इसको इस तरह से, ये अक्सर MCQs में भी आता है, biconditional statement can be represented by, समटाइम ये वाला आंसर दिया जाता है और समटाइम ये वाला। बाई कंडीशनल ये तो आसानी से याद रह जाता है, लेकिन ये भी एक MCQs में आ जाता है कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P implies Q and Q implies P। बाई कंडीशन इज ओनली फॉल्स, ये सिर्फ और सिर्फ तब ही फॉल्स होगी व्हेन एनी वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज फॉल्स, अगर कोई एक कंपोनेंट भी फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज इट इज ट्रू। देखिए जैसे यहाँ पर एक कंपोनेंट फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, एक कंपोनेंट फॉल्स है तो आंसर ये फॉल्स आना था, सॉरी, एक कंपोनेंट फॉल्स तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर इज वर्ड और सिंबल। क्वांटिफायर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम अखज़ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंक्लूड अबाउट इट दैट्स आर ट्रू और फॉल्स, देन वी यूज अ क्वांटिफायर्स, फिर हम क्वांटिफायर्स को यूज करते हैं। क्वांटिफायर क्या है, क्वांटिफायर इज अ वर्ड और सिंबल विच कन्वे द आइडिया ऑफ क्वांटिटी, जो आइडिया देते हैं क्वांटिटी के बारे में। जैसे मैं ये कह देता हूँ ये x है जो कि ग्रेटर है इस 4 से, क्या आप इसके बारे में कंक्लूजन करना है, x बड़ा है 4 से, कहाँ से x लिया गया है, क्या कंडीशन थी x के ऊपर, तो ये तो वेरिएबल है, इसके बारे में मैं अखज़ नहीं कर सकता कि x बड़ा है 4 से, कैसे बड़ा है। अगर मैं इसके साथ ये लिख दूँ x belongs to रियल नंबर,
अगर x बिलोंग करता है रियल नंबर से तो फिर इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, कुछ स्टेटमेंट फॉल्स होंगी। रियल नंबर के अंदर 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी 1 2 3 4 तक तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 4 कभी भी 4 से बड़ा नहीं होगा, 2 कभी भी 4 से बड़ा नहीं होगा, 3 कभी भी 4 से बड़ा नहीं होगा। अगर मैं 5 लिख दूँ x की जगह तो 5 तो 4 से बड़ा है, फिर ट्रू हो जाएगी। तो इसके बारे में ये कि ऐसे ये उल्टा ए जैसे इसको कहते हैं आप, ये है क्वांटिफायर। ये सारे के सारे x r से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे x कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं क्वांटिफायर के। ये कंडीशन लगा दी कि सारे x के लिए, अब ये फॉर ऑल सब के लिए है, तो इसका मतलब है फॉर ऑल के लिए ही इसको ट्रू होना चाहिए था, तो फिर स्टेटमेंट को ट्रू कहेंगे। अब फॉर ऑल के लिए ट्रू तो नहीं हो रही, ये 1 के ऊपर फॉल्स है, 2 के ऊपर फॉल्स है, 3 के ऊपर फॉल्स है, 4 के ऊपर फॉल्स है, और इसके बाद जाकर ट्रू हो रही है। अगर ये एक पर भी फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट सारी की सारी क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसको प्रोपोजिशन बनाने के लिए इसके ऊपर एक क्वांटिफायर को इस्तेमाल किया गया फॉर ऑल का, जो बिलोंग करेगा r से x बिलोंग करेगा, तो फिर ये एक प्रोपोजिशन बनेगी। अदरवाइज ये जस्ट स्टेटमेंट थी, कैन नॉट बी कंक्लूड अबाउट दिस दैट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये प्रोपोजिशन बनाने के लिए हम क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड और सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, विच कन्वे द आइडिया ऑफ क्वांटिटी और नंबर, जो आइडिया में देता है कि क्वांटिटी है, ये कितनी क्वांटिटी है, इसके कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, दैट्स आर ट्रू और फॉल्स। बिकॉज क्वांटिफायर्स दो तरह के होते हैं, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है और एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है। ये जो ए है ये सब के लिए था, फॉर ऑल के लिए था। फॉर ऑल को तो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला सिंबल आप लोगों ने मैथ के अंदर देखा होगा। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है। टैटोलॉजी, टैटोलॉजी इज द स्टेटमेंट विच ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर जितने भी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू फॉर ऑलवेज, तमाम वेरिएबल के लिए अगर ट्रू हो तो हम इसको टैटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि ये पी आर नेगेशन पी हमारे पास ट्रू, फॉल नेगेशन पी है फॉल्स ट्रू, इन दोनों का आर किया। आर में हमने क्या पढ़ा था, कोई एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, कोई एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। अब्सर्डिटी के अंदर स्टेटमेंट विच ऑलवेज फॉल फॉर ऑल वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, तो जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व अगर वो सारे फॉल्स हो जाए तो हम उसको अब्सर्डिटी कहते हैं। तो अब्सर्डिटी पी एंड नेगेशन पी है हमारे पास ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू हो जाएगा। एंड में दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, तो ये दोनों ट्रू नहीं है तो इसलिए फॉल्स, इसको अब्सर्ड। और कॉन्टीजेंसी इज द स्टेटमेंट विच इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ना वो ट्रू है ना ही वो फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स मिक्स आ जाए तो हम इसको कॉन्टीजेंसी कहते हैं, जैसे फॉल्स और ट्रू। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसको देखिएगा, इसके मुताबिक ही नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।